हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं इस लेसन में जिसमें हम देखेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बीच में डिफरेंस। तो इसे जानने के लिए हमें पहले समझना होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी हमारे लॉ में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 है वो फ्रेज यूज करता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड कहता है कि किसी भी पर्सन को आप उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से तब तक डिप्राइव नहीं कर सकते जब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चुना और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं चुना। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही क्यों चुना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों नहीं चुना, इसे समझने के लिए पहले हमें इनके डिफरेंस समझना होगा। तो आइए पहले डिफरेंस समझते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन या एग्जीक्यूटिव एक्शन तभी वैलिड होगा जब करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूवीज में देखा होगा कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए एक अरेस्ट वारंट चाहिए होता है पुलिस को, या किसी के घर की तलाशी लेने के लिए एक सर्च वारंट चाहिए होता है, या अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो उसे एक फीमेल पुलिसमैन या फीमेल कांस्टेबल ही अरेस्ट कर सकती है। तो वो क्या है, वो एक प्रोसीजर है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कुछ प्रोसीजर बताता है जो पुलिस को फॉलो करने होंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो अगर पुलिस के पास अरेस्ट वारंट नहीं है तो वो अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई फीमेल कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वो किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका ये मतलब है कि आपको किसी भी एक्शन को करने के लिए करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई लॉ बनाना है तो उस लॉ बनाने का भी करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। दैट इज कि पार्लियामेंट में पहले बिल लाओ, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में बिल लेके आओ, उस बिल को पास कराओ एंड फिर उस पर प्रेसिडेंट या गवर्नर का एसेंट मिले। जब तक प्रेसिडेंट का या गवर्नर का एसेंट नहीं मिलेगा वो बिल एक लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड अगर इस प्रोसेस में किसी भी चीज को सही से नहीं किया गया है, पूरे प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ी है, तो वो लॉ वैलिड नहीं होगा। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ काफी सिंपल है। कहता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन या एग्जीक्यूटिव एक्शन तभी वैलिड होगा जब करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया गया हो। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से एक कदम आगे है। मतलब इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो इंक्लूड होता ही है, इसके साथ साथ ये चीज भी आ जाती है कि जो प्रोसीजर है वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाह रहे हो, केवल अरेस्ट वारंट काफी नहीं है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो अरेस्ट करने का टर्म्स थे वो टर्म्स भी जायज थे। मतलब आप किसी जायज कारण से किसी को अरेस्ट करना चाह रहे हो, केवल अरेस्ट वारंट से कुछ नहीं होगा। या आपको मेरे घर की तलाशी लेनी है तो आपके पास जेन्युइन रीजंस होने चाहिए कि आप मेरे घर की तलाशी लेना चाह रहे हो। अगर आपके पास फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल रीजंस नहीं है, आपका जो एक्शन है, अगर एक्शन इज नॉट फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, इट विल बी इनवैलिड। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक वाइडर टर्म है जो अपने अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को तो एनकम्पास करता ही है, उसके साथ साथ ये भी कहता है कि जो आपका एक्शन है दैट एक्शन मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। केवल प्रोसीजर से कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें एक आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। बट फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ही चुना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं चुना। इसका बेसिक रीजन ये था कि जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तब इंडिया में लिटरेसी रेट केवल 17% था। तो लोगों को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझना मुश्किल होता एंड हमारी डेमोक्रेसी उसके लिए रेडी नहीं थी। नई नई डेमोक्रेसी थी, नए नए चैलेंजेस थे, किसी को पता नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या होगी एंड इनफैक्ट किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि हमारी डेमोक्रेसी इतना सर्वाइव कर जाएगी। तो एक तो ये बात आ गई थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करते हैं तो इससे जुडिशरी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी के पास पावर आ जाएगी कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शन यानी किसी भी लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है कि ये लॉ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल है या नहीं है। अब एक नेसेंट डेमोक्रेसी है, अगर इस नेसेंट डेमोक्रेसी में आप जुडिशरी को ज्यादा पावर दे दोगे तो ये खतरा हो सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म वो ओवर रीच में कन्वर्ट हो सकता है एंड फाइनली वो जुडिशियल टायरनी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो पावर का बैलेंस बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बैलेंस बनाने के लिए हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चुना। अब मैं ये आपको ये लेसन क्यों समझा रहा हूँ,
क्योंकि अगले लेसन में हम देखेंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस। वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि उसने इन इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फ्रेज यूज होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो लिटरली तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही यूज होता है। बट अगर देखा जाए कि जो इन एसेंस है, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एसेंस यूज करते हैं आज के टाइम पे। मतलब आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को इस बेसिस पे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है कि वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल नहीं है, या किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी इस बात पे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है कि वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल नहीं है। तो आज के टाइम पे इन एसेंस हमारे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, बट इन थ्योरी अभी भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही है। तो आई होप आपको ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके इन डाउट्स को बिल्कुल सॉल्व करूंगा एंड जल्दी ही ये वीडियो इंग्लिश में भी बनाऊंगा। मेरे ख्याल से जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक इसका इंग्लिश वर्जन भी रेडी हो जाएगा। तो गाइस, इस लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू।